गुड मॉर्निंग। ये क्लास 11th में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 11th में सिखा रहे थे इंटीग्रेशन। क्लास 11th में बता रहे थे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन समाप्त हो चुका है। इंटीग्रेशन जितना बताना था, जितना मेरे काम है, मतलब जितना हमारे काम का है आगे जाके, उतना मैंने बता दिया है। इसके आगे बहुत है इंटीग्रेशन, मैं पूरा नहीं बता सकता। इंटीग्रेशन पढ़ाने लगूंगा तो फिजिक्स नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब इससे आगे बढ़ते हैं। बस एक छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ, छोटी सी बात है इंटीग्रेशन के बेस, वो मैं बता देता हूँ। ये इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, समझो। अब इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, मान लो मेरे पास एक ग्राफ गिवन है, इस तरह से कोई भी एक अजीब सा ग्राफ गिवन है y और x में, y और x में एक ग्राफ गिवन है इस तरह से, और मान लो क्या है, y जो है वो कुछ तो फंक्शन ऑफ x है। मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कि y जो है वो x² + x है। x² + x का ग्राफ ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा मेरे को नहीं पता, मैंने बस ये मान लिया। अब यहां पर क्या है, x के अलग-अलग वैल्यूज पर, x के अलग-अलग वैल्यूज पर y के अलग-अलग वैल्यूज मिलेंगे क्या? ये ग्राफ से साफ-साफ दिख रहा है। अच्छा, मान लो किसी x दूरी पर, ओरिजिन से किसी x दूरी पर मैं एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट कट कर रहा हूं dx। ओरिजिन से किसी x दूरी पर मैंने एक बहुत ही छोटा सा लेंथ लिया dx। अब ये dx बहुत छोटा है, सिर्फ विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बड़ा दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये जो dx है ये बहुत ज्यादा छोटा है। अब x डिस्टेंस पे मैंने dx का एलिमेंट लिया है, इस dx के करस्पॉन्डिंग इस x के सामने, ये जो x है ना, इस x के सामने dx एकदम नेग्लिजिबल है। मतलब इस x के करस्पॉन्डिंग यहां पर जो y होगा, क्या ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये dx इतना छोटा है कि यहां से यहां तक y में कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे आप यहां पर y देखोगे तो अलग मिलेगा, यहां पर y का वैल्यू देखोगे तो अलग मिलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैंने जो x में बदलाव किया है dx का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन x। मैंने dx में जो बदलाव किया है वो बहुत छोटा है, वो इतना छोटा है कि मैं y का वैल्यू इस dx के लिए क्या मान सकता हूं, कांस्टेंट मान सकता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो dx है, dx और y मिला के मैं एक एरिया शेड कर पा रहा हूं। मान लो ये शेडेड एरिया का मुझे, ये जो मेरे पास एरिया है, ठीक है, ये जो शेडेड रीजन है, मुझे इसका एरिया लिखना है। अब अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है, अगर मुझे इसका एरिया लिखना है तो यहां से मैं इसको रेक्टेंगल मान सकता हूं क्या? अब इसको रेक्टेंगल क्यों मान सकते हैं? क्योंकि ये dx बहुत छोटा है। अब ये dx बहुत छोटा है तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल मान सकता हूं। रेक्टेंगल जिसका विड्थ है dx का और जिसका लेंथ है y का। तो अगर मैं इसका एरिया लिखूंगा ना, तो स्मॉल एरिया लिख रहे हैं dA, स्मॉल एरिया लिख रहे हैं dA, dA का मतलब हो जाएगा y dx, dA का मतलब हो जाएगा y dx। इस x के करस्पॉन्डिंग कोई y का वैल्यू होगा, वहां पर x का वैल्यू y = x² + x है ना, x के प्लेस में कोई x1 x2 कुछ भी अगर आप रख दोगे तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिल जाएगा क्या? अब मुझे ये dA, ये स्मॉल एरिया मुझे मिल गया। मान लो मैं ये एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं, x1 से लेकर x2 तक का, ये जो एरिया है ना x1 से x2 तक का, मैं इसको शेड कर देता हूं। x1 से x2 का जो एरिया है, मान लो ये एरिया जो है ना x1 से x2, मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं इसको बहुत छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सकता हूं क्या? और हर छोटे रेक्टेंगल्स का जो एरिया होगा वो y dx आता जाएगा। अब y का वैल्यू x के चेंज होने से चेंज होता जाएगा, लेकिन वैल्यू क्या आएगा, y dx आ जाएगा। अब सारे छोटे एरियाज को अगर तुम ऐड कर दोगे, इसका मतलब तुम क्या करोगे, ये जो y dx का इंटीग्रेशन करोगे क्या? तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं ना, दैट इंप्लाइज a क्या है, टोटल एरिया अंडर yx ग्राफ, टोटल एरिया अंडर yx ग्राफ एंड x एक्सिस
between x equals to x1 and x equals to x2। मैं टोटल एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं। ये जो ग्रीन से मैंने शेड करके रखा है, अभी कोई स्टैंडर्ड डायग्राम तो है नहीं किसका फॉर्मूला लगा के अपन एरिया निकाल लेंगे। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, अगर एरिया फाइंड आउट करना है उसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड करना स्टार्ट करो। अब एक छोटे स्ट्रिप का जो एरिया है वो y आ गया है। अब अगर कोई मुझसे बोलेगा कि मुझे पूरा एरिया चाहिए, तो पूरा एरिया a जो होगा उसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ dA लिख सकता हूं। क्या इंटीग्रेशन ऑफ dA का मतलब ये जो छोटे ब्लू मैंने एलिमेंट्स बनाए हैं इन सबके एरियाज को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे इंटीग्रेशन dA का वैल्यू मिल जाएगा। इसको अगर मैं और सिंपलीफाई करूं तो ये जो नेट एरिया है वो y dx के अंदर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। dA के प्लेस में y dx लिख सकते हैं ना। अब ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, यही एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है। अब जब भी y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है और आपने y dx का इंटीग्रेशन किया है, y dx का आपने इंटीग्रेशन किया है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उस ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो कैलकुलेट करना चाहते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है और तुमने दोनों तरफ डबल डिफरेंशिएशन कर दिया तो dy/dx को स्लोप बोलते हैं। क्या वो जो yx ग्राफ बनता था उसका dy/dx स्लोप होता था। तो x² + x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको स्लोप का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहां पर अगर मैं कभी भी ये सॉल्व करूं इंटीग्रेशन y dx, कभी भी अगर आप इंटीग्रेशन y dx सॉल्व करो, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मान लो y का वैल्यू है x² और तुमने सॉल्व किया x² dx। अगर तुमने सिंपलीफाई किया x² dx, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx को तुमने सिंपलीफाई किया, इसका मतलब वो जो x² और x एक्सिस y x² और x एक्सिस का जो ग्राफ है, y x² और x एक्सिस का जो ग्राफ है, आपने उसके अंदर का एरिया फाइंड आउट किया है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये मेरे पास एक कोई फंक्शन था जिसका मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स में हमने सीखा था। अब अगर मैंने उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, मुझसे किसी ने बोला कि x x1 से लेकर x x2 तक इसका जो एरिया है, इसके ग्राफ के अंदर जो एरिया है उसका वैल्यू फाइंड आउट करो, ये मुझे अगर बोला गया है। अब अगर मुझे ये बोला गया है कि इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, अब ये कोई स्टैंडर्ड डायग्राम तो है नहीं, रेक्टेंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ तो है नहीं कि फॉर्मूला लगा के इसका एरिया कैलकुलेट कर सकेंगे। तो क्या करेंगे, बेसिक पे जाएंगे। हमने इसको बहुत ही छोटे टुकड़ों में काट दिया। अब एक छोटे टुकड़े का जब मैंने एरिया देखा ये, तो वो मेरे पास कितना आया, y dx का आ रहा है। अब इसको अगर मैं dA को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, dA को इंटीग्रेट करेंगे मतलब वो जो छोटे dA हमारे पास एरियाज आए हैं सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे यहां से लेके यहां तक का नेट एरिया मिल जाएगा। क्या अब a इंटीग्रेशन dA आ रहा है, इसको जब dA के प्लेस में y dx सब्स्टिट्यूट करोगे तो एरिया ऐसा कैसा आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब कभी भी y एज अ फंक्शन ऑफ x को मैं गिवन, कभी भी याद रख लेना ये बात को, कभी भी y एज अ फंक्शन ऑफ x अगर तुम्हें गिवन है और तुमने कैलकुलेट किया इंटीग्रेशन y dx, इसका मतलब तुम एरिया अंडर yx ग्राफ कैलकुलेट कर रहे हो। अब यहां पर ना ये जो y dx का तुमने एरिया कैलकुलेट किया, इसमें लिमिट से पुट करेंगे। मुझे एरिया कहां से कहां चाहिए, x1 से x2 तक का, तो x1 से x2 तक का ये जो एरिया है वो इसकी इंटीग्रेशन से मिल जाएगा। सब मेरे को नहीं समझ में आया? ये मेरे पास इंटीग्रेशन का मतलब है। इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, ग्राफ के अंदर क्या एरिया है वो निकाल रहे हैं। वो जो yx ग्राफ है और x एक्सिस के बीच में जो एरिया होगा, x x1 से x x2 के बीच में जो एरिया होगा, इस एरिया का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन y dx। हाँ या ना? समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट के जैसा याद कर लेना। क्या याद कर लोगे कि जिस तरह y एज अ फंक्शन ऑफ x जब गिवन होता था और मैं dy/dx कैलकुलेट करके वहां से yx ग्राफ का स्लोप निकाल लेता था, उसी तरह से y एज अ फंक्शन ऑफ x अगर गिवन है और मैंने इंटीग्रेशन y dx सिंपलीफाई किया है, इसका मतलब मैंने एरिया अंडर yx ग्राफ और x एक्सिस फाइंड किया है। ये नोट करके लिख लेना जो मैंने लास्ट टाइम बताया है। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया है कि अगर मैं y x ग्राफ का एरिया
बीच का अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, इसका मतलब अगर मुझे y एक्स ग्राफ के अंदर का एरिया x एक्सिस के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है, इसका मतलब मैं सिंपली क्या करूंगा, y dx का इंटीग्रेशन कर दूंगा, लिमिट्स x1 से x2 तक पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, वो आंसर आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन का बेसिक है जो हम क्या करने वाले थे, मतलब जो हमें क्या करना है, याद रखना है कि हम इंटीग्रेशन करते हैं मतलब क्या करते हैं, तो हम ग्राफ के अंदर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब लिमिट्स का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने लिमिट्स नहीं रखा होगा ना, तो ये ग्राफ जहां तक एक्सटेंड होगा वहां तक का एरिया आ जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं लिमिट्स रख दूंगा तो यहां से लेके यहां तक एरिया चाहिए। बात समझ में आया है क्या? नहीं आया है तो याद रखेंगे, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, इतना जितना बताया है उसके हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। अब ये मेरा इंटीग्रेशन बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो गया। अच्छा, मैंने सोचा था यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने को, लेकिन टेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो टेस्ट के हिसाब से जो चैप्टर आपका आएगा वो आएगा, कौन सा चैप्टर आएगा, काइनेमेटिक्स नाम का चैप्टर आएगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स, तो नया चैप्टर लिखेंगे काइनेमेटिक्स, KINA, काइनेमेटिक्स, MATICS, ब्रैकेट में लिख लेना मोशन। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है, मोशन को पढ़ेंगे, इसी को हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला टर्म जो अपने को काइनेमेटिक्स में सीखना है वो सीखना होता है पोजीशन। सबसे पहला टर्म जो अपन काइनेमेटिक्स में सीखेंगे वो होता है पोजीशन। अब पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब है, मान लो मैं रेफरेंस, अब पोजीशन जो है वो रेफरेंस के हिसाब से चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, एग्जांपल से बताते हैं। मान लो मुझे क्या करना है, ये तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, क्या दिख रहा है, हाँ देखते हैं। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट तो दिख ही रहा हो, एक पॉइंट है यहाँ पर और मैं अभी यहाँ पर, मैं जो हूँ वो यहाँ पर। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, मान लो इसको ओरिजिन नहीं मानते, ओरिजिन मानते हैं यहाँ कहीं दिखेगा, मजा नहीं आएगा इसको। पोजीशन समझाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर होते तो मजा आ जाता है यार, तुम लोगों को पोजीशन बता सकता था तुम लोग को। चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं। मान लो मैं ओरिजिन, मैं जो हूँ वो ओरिजिन हूँ और मुझे ये पॉइंट P तक पहुंचना है। मान लेते हैं कि मैं ओरिजिन, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन का खेल खेलना तो जानते ही होंगे। मान लो मैं ओरिजिन हूँ और मुझे पॉइंट P तक पहुंचना है। अब इधर मैं चलूंगा ना अगर, तो ये x एक्सिस है, मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा अगर तो ये y एक्सिस है, और अंदर की तरफ जाऊंगा तो वो z एक्सिस है। बात समझ में आ रहा है? मैं इधर चलूंगा मतलब मैं x एक्सिस में चल रहा हूं, ऊपर कैसे चल सकता हूं, ऊपर अगर मैं मान लो उड़ सकता हूं ऐसे ऐसे, तो मैं ऊपर अगर उड़ता ऐसे तो वो y एक्सिस मान लेंगे, और इधर अगर मैं चलूंगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, z एक्सिस। अब ध्यान से, मुझे अगर पॉइंट P तक पहुंचना है तो मुझे x में कुछ दूरी चलना पड़ेगा, मुझे x में कुछ दूरी चलना पड़ेगा, मुझे y में कुछ दूरी चलना पड़ेगा, मुझे z में भी कुछ दूरी चलना पड़ेगा। अगर आप नोटिस करोगे मैं यहाँ पर हूँ, मुझे पॉइंट P तक पहुंचना है। अब मुझे पॉइंट P में चलने के लिए मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ गए तो कुछ x1 लेंथ चलेगा, फिर ऊपर आएंगे तो y1 लेंथ आ जाएंगे, फिर इस तरफ चले जाएंगे तो z1 लेंथ ट्रैवल करेंगे। मतलब मैं अगर पॉइंट P तक पहुंचना चाहता हूं और मैं अगर ओरिजिन हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ओरिजिन हूं तो मुझे इस तक पहुंचने के लिए x के अलावा कुछ x1 चलना पड़ा, y के अलावा कुछ y1 चलना पड़ा और z के अलावा कुछ z1 चलना पड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने अपने रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन बताया इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से मैंने इसका पोजीशन आपको बताया। अगर मैं ओरिजिन था तो ओरिजिन से मुझे पॉइंट P तक पहुंचना है। अब ओरिजिन से पॉइंट P तक पहुंचने के लिए मुझे x1 चलना पड़ा, x के अलावा ऊपर चलना पड़ा, y एक्सिस के अलावा, और अंदर जाना पड़ा z एक्सिस के अलावा। मान लो मैं ओरिजिन चेंज कर देता हूं। अब ऐसा तो कोई नहीं बोलता कि भाई ओरिजिन जो है वो ग्राफ पेपर के बीच में ही होना है। ओरिजिन तो हम सेलेक्ट करते हैं ना, जब आप ग्राफ प्लॉट करते थे लोअर क्लासेस में, तो यहाँ कहीं आपने ऐसा लिखा हुआ पढ़ा था क्या कि ओरिजिन को जो है वो हमेशा ग्राफ पेपर के सेंटर में मानना?
अगर ग्राफ पेपर है तो मैं ओरिजिन यहां मानूं, यहां मानूं, यहां मानूं, यहां मानूं, यहां मानूं, यहां मानूं, जहां मर्जी करेगा वहां मान लो। बात समझ में आया क्या? ऐसा गलत सोचना होता था कि ओरिजिन जो है वो ग्राफ पेपर के बीच में ही लेना है। वो टीचर जो वहां पे होते थे वो अपने सुविधा के अनुसार बता देते थे कि ऐसा मान लो, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप ओरिजिन कहीं पे ही मान सकते हो। आपका अगर ये आपका ग्राफ पेपर होता ना, अगर आपका ये ग्राफ पेपर होता तो आप पंचवटी, वो जो पंचवटी स्क्वायर है ना, वहां पे भी आप ओरिजिन मानते, काम बनता। लेकिन जब ओरिजिन मुझे ही मानना है, जब ओरिजिन मुझे ही मानना है, क्वेश्चन भी मुझे ही सॉल्व करना है, तो ओरिजिन ऐसे जगह पे मानना चाहिए ना जो मेरे काम को आसान बनाए। अब मैं चाहूं तो मैं ओरिजिन पंचवटी स्क्वायर पे मान सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं ओरिजिन यूनिवर्स के बाहर मान सकता हूं, मैं चाहूं तो ओरिजिन यूनिवर्स से बड़ा हो क्या होगा, गैलेक्सी में होता है क्या, गैलेक्सी के अंदर यूनिवर्स जो भी है, मैं चाहूं तो मैं कहीं पे भी ओरिजिन मान सकता हूं क्या। लेकिन मुझे ओरिजिन ऐसा मानना चाहिए जो मेरे काम को आसान बना सके। अब अगर मैं क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर रहा हूं और ओरिजिन मैंने 4 किलोमीटर कहीं दूर में मान लिया है, तो वो क्वेश्चन को मुश्किल बना रहा है। अब अगर मैं ओरिजिन यहां पे सॉल्व करूं तो यहां कहीं पर ओरिजिन मानना आसान रहेगा। तो ओरिजिन का सिलेक्शन कौन करेगा, ऑब्जर्वर करेगा, मतलब मैं करूंगा। अभी ध्यान से मान लो मैं जब वहां पे ओरिजिन मान रहा था तो उसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है। अब मान लो यहां पर अगर ओरिजिन हूं, मैं यहां पर हूं तो अभी भी उसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 होंगे। क्या गारंटी है कि अभी भी उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1, y1, z1 है। अब वो कुछ भी हो सकता है, हां या ना। वो पार्टिकल p का जो कोऑर्डिनेट्स अब होगा वो कुछ भी हो सकता है क्या, x2, y2, z2, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, इसका मतलब पार्टिकल का पोजीशन, पार्टिकल का पोजीशन कौन डिसाइड कर रहा है, पार्टिकल का पोजीशन मैं और आप जैसे ऑब्जर्वर डिसाइड करेंगे। मैं बताऊंगा कि मेरे रिस्पेक्ट में अगर मुझे, मैं यहां पर हूं तो मुझे x में x2 चलना है, y में y2 चलना है और z में z2 चलना है, तब जाके मैं इस तक पहुंचूंगा। लेकिन जब मैं वहां पे था तो मैंने इसका पोजीशन अलग बताया था। इसका ये मतलब है कि किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन है, किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो देखने वाला डिसाइड कर रहा है। जो ऑब्जर्वर है, जो उस पार्टिकल को एनालाइज करेगा, वो उसके पोजीशन को बताएगा। अब तुम खुद से सोचो, तुम अपने घर में, हाँ मान लो तुम अपने घर में हो और तुमको क्या करना है, सीलिंग फैन का कोऑर्डिनेट लिखना है। तुम्हारे घर में अगर सीलिंग फैन है, ठीक है, तो तुमको क्या करना है, सीलिंग फैन का कोऑर्डिनेट लिखना है। अब तुम क्या करो, रैंडमली कहीं पे भी खड़े हो जाओ, मान लो एक कॉर्नर पे, रूम के कॉर्नर पे खड़े हो जाओ, मान लो रूम का कॉर्नर था, वहां पे जाके खड़े हो गए। वहां से क्या करते हैं, सीलिंग फैन का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। बिल्कुल कोई कोऑर्डिनेट आया होगा। अब अगर मैं वहां पे नहीं होके रूम के सेंटर पे आ जाऊं, यहां पे आ जाऊं, अब मैं सीलिंग फैन का कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं, तो वही कोऑर्डिनेट आएगा क्या, नहीं, कोऑर्डिनेट बदल गया। कोऑर्डिनेट बदल गया, इसका मतलब जब मैं वहां पर था तो इसका पोजीशन कुछ अलग था, जब मैं यहां पर हूं तो इसका पोजीशन कुछ अलग है क्या। इसका मतलब किसी भी पार्टिकल का पोजीशन, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन कौन डिसाइड कर रहा है, तो जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, जो मोशन को एनालाइज करेगा, वो उसके पोजीशन को डिफाइन करेगा। क्या बात समझ में आ रहा है। अब मान लो मैंने बोला कि मैंने अपने ऑब्जर्वर को फिक्स कर दिया, मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर फिक्स हो चुका हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं फिक्स हो चुका हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब मैंने क्या देखा कि अभी मैंने देखा कि फैन यहां पे, अभी मैंने देखा कि फैन यहां पे, कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि जादू हुआ और फैन उठ के वहां चला गया। मतलब अभी मेरे को फैन यहां पे दिख रहा था, कुछ टाइम बाद ऐसा जादू हुआ, पता नहीं क्या हुआ, फैन उठ के उधर चला गया। अब अगर फैन उठ के उधर चला गया, मेरे लिए अगर तुम सोचोगे तो मेरे लिए फैन का जो पोजीशन था वो बदल गया था। पहले उसका पोजीशन सपोज कुछ x1, y1 कुछ z1 था, अब उसका पोजीशन हो गया x2, y2, z2। अब अगर मेरे लिए उस पार्टिकल का या उस फैन का जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था, उसका पोजीशन अगर मेरे लिए चेंज हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, वो जो फैन है ना, वो फैन क्या है, मोशन में है। मैं घूमने वाले मोशन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैंने बोला उसका पोजीशन ही बदल गया भाई। अभी मैंने फैन यहां पे लगाया था, कुछ टाइम बाद देखा मैंने फैन चल के उधर आ गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल
कोई भी पार्टिकल मोशन में है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा देखने वाला। कैसे डिसाइड करेगा? तो पोजीशन से। वो क्या करेगा? पहले खुद को रोक लेगा, पहले खुद को स्टेशनरी बना लेगा। ऐसे वो खुद को स्टेशनरी बना लिया उसने, खुद को रोक लेगा। और वो क्या कर रहा है? पंखे को देख रहा है। काम वाम था नहीं कुछ, वो पंखे को आराम से देख रहा है। देखा देखा देखा, उसने कोऑर्डिनेट बताया पंखे का। पंखे का कोऑर्डिनेट उसने क्या बताया? उसने बोला कि अभी पंखे का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। ठीक है। अच्छा, अचानक से कोई जादू हुआ और ये पंखा शिफ्ट हो गया। अब उसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 हो गया। तो ये जो बंदा है जो ध्यान से उस पंखे को देख रहा था, वो क्या बोलेगा? मेरे लिए उस पंखे का कोऑर्डिनेट बदल गया, मेरे लिए उस पंखे का कोऑर्डिनेट बदल गया, इसीलिए मेरे लिए वो जो पंखा है वो मोशन है। सर नहीं आया समझ में? तो आया नहीं आया? अरे बहुत ही सिंपल है यार। पोजीशन क्या है? तुम कहीं पर भी जाते हो तो तुम पहले देखते हो ना कि किधर जाना है, और फिर एक रास्ता डिसाइड करते हैं ना। मान लो अपने को क्या करना है, रूम के एक कॉर्नर से रूम के दूसरे कॉर्नर तक जाना है, तो 1000 तरीके हो सकते हैं जाने के ना। रूम के एक कॉर्नर से रूम के दूसरे कॉर्नर तक जाना है, 1000 तरीके हो सकते हैं जाने के। अब मुझे क्या करना है? मान लो मैं यहाँ पे, मुझे रूम के कॉर्नर का कोऑर्डिनेट देखना है, तो मैंने क्या देखा कि मैं अगर सिर्फ एक्सिस में चलूं तो x एक्सिस कितना चल रहा था, y एक्सिस कितना चल रहा था, z एक्सिस कितना चल रहा था, सो ऑन, मैं वहां पे पहुंच जाऊं, तो मैंने उसका पोजीशन बता दिया। अब अगर मेरे लिए उस पार्टिकल का जिसको मैं देख रहा था उसका पोजीशन चेंज हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा? जो पार्टिकल है वो मोशन में। हाँ या ना? फिर रेस्ट में इसका क्या मतलब है? मैंने पंखे को देखा, अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। 10 साल बाद देखा, अभी भी यहीं दिख रहा है। 50 साल बाद देखा मैंने, अभी भी यहीं दिख रहा है। 100 सालों के बाद देखा, अभी भी यहीं दिख रहा है। मरने के उपरांत मेरी आत्मा देख रही, अभी भी वहीं पे दिख रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ऑब्जर्वर था, मेरी आत्मा ऑब्जर्वर थी, मेरी आत्मा के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, मतलब वो मेरे लिए रेस्ट। बात समझ में आया है क्या? तो अगर मुझे पार्टिकल का मोशन या पार्टिकल का रेस्ट डिसाइड करना है तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर देखने वाले, ये नोट लिखना है, अगर देखने वाले के रिस्पेक्ट में, अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता है, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता है, मतलब पार्टिकल मोशन में है। अगर देखने वाले के रिस्पेक्ट से, अगर देखने वाले के रिस्पेक्ट से पार्टिकल का मोशन चेंज नहीं हो रहा, देखने वाले के रिस्पेक्ट से पार्टिकल का मोशन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब पार्टिकल जो है वो रेस्ट में होगा। अगर पोजीशन चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब पार्टिकल मोशन में है। अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है। ये बात समझ में आया क्या? बिल्कुल। अब यहां पर एक वर्ड सीखते हैं, रेस्ट एंड मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हम क्या कर रहे थे, रोड पे जा रहे थे, मैं तो रास्ते से जा रहा था, ठीक है, मैं तो रास्ते से जा रहा था और बाइक वाली को देख रहा था, नहीं स्कूटी वाली को देख रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, स्कूटी वाली को देख रहा था, ऐसे ऐसे। दो पैरेलल ट्रैक है, यहां पर है एक बाइक वाला है, पता नहीं कौन सी बाइक है, ये बाइक वाला है और ये क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से ये बाइक वाला आगे चल रहा है और यहां पर एक स्कूटी वाली है। ये जो स्कूटी है ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, बाइक भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रहा है और ये जो स्कूटी है ये भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रही है और इन सबको देख रहा है ग्राउंड पे बैठा हुआ बंदा। तो ये हमारा हीरो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये हमारी एक्ट्रेस है यहाँ पे और इन सबको देखने वाला विलेन देख रहा है आराम से। अभी ध्यान से देखना, विलेन के रिस्पेक्ट में एक्ट्रेस, अगर अभी अगर विलेन ने देखा तो अभी इसको विलेन को एक्ट्रेस यहाँ पे दिख रही, कुछ समय के बाद ये जो एक्ट्रेस है वो मूव करके यहाँ पे आ गई, मतलब पहले इसका पोजीशन कुछ अलग था,
अब इसका पोजीशन बदल गया क्या? बिल्कुल सर बदल गया। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू विलेन, मतलब अगर विलेन ऑब्जर्वर होता, अगर विलेन ऑब्जर्वर होता तो विलेन क्या बोलता कि पहले एक्ट्रेस का पोजीशन कुछ और था, अब एक्ट्रेस का पोजीशन कुछ और हो चुका है। मतलब मेरे के लिए, विलेन के लिए, मैं विलेन नहीं हूं, मतलब ये विलेन के लिए, ये विलेन क्या बोलता, मेरे लिए ये जो एक्ट्रेस है, मेरे लिए ये जो एक्ट्रेस है वो मोशन में है, वो मूव कर रही है। ठीक है, हीरो को देखा इसने, ठीक है, हीरो को देखा, पहले हीरो इसको यहाँ पे मिला, बाद में हीरो इसको यहाँ पे मिल रहा है। फिर से ये क्या बोलेगा, मैंने पहले हीरो को देखा तो पहले मुझे हीरो इस पोजीशन पे दिखा, बाद में मैंने जब हीरो को देखा तो हीरो मुझे इस पोजीशन पे मिला। मतलब मेरे के लिए जो हीरो है वो भी मोशन में है। विलेन बोलेगा कि मेरे लिए वो जो एक्ट्रेस है वो भी मोशन में है, और वो जो विलेन है, वो जो हीरो है, वो हीरो भी क्या है, मोशन में है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब विलेन के रिस्पेक्ट में अगर विलेन ऑब्जर्वर होता, अगर विलेन ऑब्जर्वर होता तो एक्टर भी, जो एक्ट्रेस है वो भी मूव कर रही है, और जो हीरो है वो भी मूव कर रहा है, जो हीरो है वो भी मूव कर रहा है। मान लो ये एक्ट्रेस ऑब्जर्वर, मान लो ये एक्ट्रेस ऑब्जर्वर है और वो हीरो को देख रही है। ये जो एक्ट्रेस है, ये एक्ट्रेस ऑब्जर्वर है और वो हीरो को देख रही है। ठीक है, अब अगर ये एक्ट्रेस हीरो को देख रही है तो जब एक्ट्रेस यहाँ पर है, हीरो सामने देखा, जब एक्ट्रेस यहाँ पर है, हीरो सामने देखा, जब एक्ट्रेस यहाँ पर हीरो सामने देखा, जब एक्ट्रेस यहाँ पर हीरो सामने देखा, तो वो जो एक्ट्रेस है वो जब जब हीरो को देखेगी, वो जो एक्ट्रेस है वो जब जब हीरो को देखेगी तब तब कहेगी कि हीरो बहुत ही प्यारा है, वो मेरे रिस्पेक्ट में कहीं नहीं भाग रहा। जब जब ये एक्ट्रेस हीरो को देखेगी वो बोलेगी कि मेरे रिस्पेक्ट में हीरो कहीं नहीं जा रहा, मतलब मेरे लिए ये हीरो जो है वो रुका हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? तो अगर ये विलेन ऑब्जर्वर होता, अगर ये विलेन ऑब्जर्वर होता तो वो बोलता कि हीरो भाग रहा है, क्यों, हीरो का पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन अगर ये एक्ट्रेस, अगर ये एक्ट्रेस ऑब्जर्वर होती, बोलती कहां भाग रहा है हीरो, तो रेस्ट में, पहले भी मेरे से इतनी दूरी में था, अभी भी इतनी दूरी में है, बाद में भी इतनी दूरी में है, बाद में भी इतनी दूरी में है। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है, ये डिसाइड कर रहा है देखने वाला। वो तुमसे पूछते हैं ना लोग क्या चल रहा है, अरे बेवकूफ को गलत क्वेश्चन पूछते हैं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या रुका हुआ है, क्या चल रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे अगर क्या चल रहा है, अगर ये बोलेगा क्या चल रहा है तो हीरो चल रहा है। ये विलेन, अगर विलेन से कोई पूछा क्या चल रहा है तो बोलेगा हीरो चल रहा है। पूछा क्यों हो, अरे विलेन बोलेगा अरे हीरो का पोजीशन चेंज हो गया भाई साहब, पहले यहां पे था अभी यहां पे आ गया। एक्टर से पूछा क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, पहले भी हीरो यहीं पे था सामने, अभी भी यहीं पे है सामने। बात समझ में आया है क्या? तो पहला टर्म आपको समझना है पोजीशन, दूसरा टर्म आपको समझना है अगर समय के साथ, मैं अगर ऑब्जर्वर हूं और समय के साथ किसी भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है मेरे के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे लिए वो मोशन में। अगर नहीं चेंज हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे लिए वो रेस्ट में। समझ में आया है क्या? तो रेस्ट और मोशन का खेल समझ में आया, हाँ या ना? पोजीशन, रेस्ट और मोशन का खेल समझ में आ गया। मतलब ये हीरो इसके लिए रेस्ट में है और ये हीरो इसके लिए मोशन में है। आगे जब रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं तो और डिटेल में समझेंगे इसको। एक और टर्म सीख लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी सीखते हैं, पहले आप इसको नोट करो, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपलोड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट में हम बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। अब रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? ये विलेन ना रेफरेंस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि विलेन ही तो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है ना। जैसे आप कहीं पर जाते हो, अगर आप कहीं पर जाते हो तो आपने माइलस्टोन्स देखे होंगे, आपने माइलस्टोन्स लगे हुए देखे होंगे। जैसे आप अगर हाईवे पे जा रहे होगे ना, जैसे ये अमरावती नागपुर हाईवे पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे माइलस्टोन्स लगे हुए हैं। या अगर आप कभी परतवाड़ा वाले हाईवे पे उधर क्या है, उधर कौन सी थी वहां पे जहाँ पे जाते हैं घूमने के बाद, परतवाड़ा में क्या है यार उधर आगे जाके दमनगांव और मेलघाट और ये सब जो है, एक और भी है चिकलदरा। अब जब वहां पे जाते हो तो तुम देखोगे माइलस्टोन्स लगे होते हैं। अब वो माइलस्टोन्स क्या है? वो माइलस्टोन्स जो है, जैसे वहां पर एक माइलस्टोन लगा बोल रहा है कि जो परतवाड़ा है वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब क्या है? उस
बाद स्टोन के रिस्पेक्ट में और 40 किलोमीटर आगे जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, भरतवाड़ा मिल जाएगा भाई, हाँ यार। अच्छा, अब रेफरेंस पॉइंट भी हमारे पास वैसे ही, जैसे मान लो कोई शहर है, तुमने देखा ही होगा शहर में लगे होंगे माइलस्टोन्स। अब लिखा होता है कि अमरावती 5 किलोमीटर, ये पंचवटी स्क्वायर यहाँ, ये वो यहाँ। अब ये सारे डिस्टेंसेस कैसे मेजर करते हैं, तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, जनरली हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट ये सब जो होता है उसको 0 किलोमीटर माना जाता है। जनरली जो हाई कोर्ट सिविल कोर्ट ये सब होता है उसको 0 किलोमीटर मानते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि अच्छा उस हाई कोर्ट से कितने दूरी पर जाकर कैंप एरिया मिल जाएगा तो वो उसका डिस्टेंस लिख देंगे। हाई कोर्ट से कितनी दूरी पर जाके ये लिख देंगे तो वो उसका डिस्टेंस लिख देंगे, ऐसा लिखते हैं। इस तरह से माइलस्टोन्स बनाते हैं। या जब आप हाईवे पे जाते होगे तो वो जहां से पे लिखा है कि अमरावती 40 किलोमीटर, इसका मतलब है कि उसको रेफरेंस अगर माना जाए तो और आगे 40 किलोमीटर चलने पर मुझे अमरावती मिल जाएगा। अब फिजिक्स में भी जहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब जो मेरा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जहां पर भी बैठा है, जिस भी फ्रेम पे बैठा है, या ऑब्जर्वर जहां पर भी होता है ना, उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर और उसके पास होनी चाहिए घड़ी, समय मेजर करने के लिए उसके पास होनी चाहिए घड़ी। तो ऑब्जर्वर विद अ क्लॉक इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पे बैठा है या ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पर है और उसके पास एक घड़ी है समय मेजर करने के लिए, तो ऑब्जर्वर विद अ फ्रेम इज नोन एज ऑब्जर्वर विद अ क्लॉक इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक डेफिनेशन लिख लेना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पोजीशन का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया क्या? मोशन, कोई भी पार्टिकल मोशन में है, रेस्ट में है, इसको अपने हिसाब से एक दो लाइन लिख लेना। अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ये नोट करके लिख लेना, अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब पार्टिकल जो है वो मोशन में है, अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा, इसका मतलब जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है। ये नोट करके लिख लेना। उसके बाद एक डेफिनेशन लिख लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये लिख लो, ऑब्जर्वर विद अ क्लॉक इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर विद अ क्लॉक इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या आप ऐसा भी समझ सकते हो, वो फ्रेम जहां से बैठकर ऑब्जर्वर क्वेश्चन को एनालाइज करेगा उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, वो फ्रेम जहां से बैठ के ऑब्जर्वर फ्रेम को एनालाइज करता है, क्वेश्चन को एनालाइज करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मोशन क्या है ये मेरे को समझ में आ गया, मोशन क्या है ये मेरे को समझ में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स सीखेंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशन सीखेंगे। मतलब अगर मोशन हुआ तो उसको क्वांटिटेटिवली अपने को एनालाइज करना है। अब क्वांटिटेटिवली एनालाइज करने के लिए ना कुछ टर्म्स होंगे जो हम सीखेंगे, जो आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन से ज्यादा जरूरी है इनका मतलब समझना। डेफिनेशन मेरे को लगता है सबको आता होगा, डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका मतलब समझना। अब एक कॉमन एग्जांपल रहता है, कॉमन एग्जांपल से मैं बताता हूं। मान लो ये मेरे गांव की सड़क, ऐसे, ये मेरा घर, ये मेरे खास का घर, ये मेरे गांव की सड़क, ए मेरा घर है, बी मेरे खास का घर है। अब ए से बी जाना है, ये मेरा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से मैंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। और बी क्या है, बी जहां पर मुझे जाना है, मेरी डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल। ठीक है, अब ए से बी तक पहुंचना है। अब मैं चलूंगा कैसे, तो जैसा रास्ता बना हुआ है वैसे ही चलूंगा ना। तो मैं चला ऐसे चला और बी तक पहुंचे। ठीक है, अब ए से बी जाने की जो एक्चुअल दूरी है या एक्चुअल लेंथ है, ट्रैवल्ड
actual length traveled by the particle, actual length traveled by the particle is known as distance. डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल दूरी कोई पार्टिकल, एक्चुअल दूरी जो कोई पार्टिकल चलता है इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब ये मैं कैसे चल रहा था, मैं यहां से यहां से गया, और अगर मैं किसी तरह से a से b की दूरी a से b की ये जो टुकड़ लाइन वाली दूरी है, अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं तो वो क्या होगा? डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। जो भी पार्टिकल एक्चुअल में लेंथ ट्रैवल करता है वो होता है डिस्टेंस। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट इन दोनों को ज्वाइन कर दो, a से b को ज्वाइन कर दो। अब a से b को ज्वाइन करने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, a से b को ज्वाइन करने का शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, A से B जाने का जो शॉर्टेस्ट दूरी है। अब शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने का शॉर्टेस्ट पाथ होता है स्ट्रेट लाइन पाथ, जो दोनों को ज्वाइन करता है, दोनों को कनेक्ट करता है। तो A से B को अगर ज्वाइन करने का शॉर्टेस्ट पाथ देखना हो तो स्ट्रेट लाइन पाथ देखते हैं। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट लेंथ। पाथ मत बोलो, शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस का मतलब है जो भी पाथ पार्टिकल ने एक्चुअल कवर किया, जो भी पाथ पार्टिकल ने एक्चुअल कवर किया उसका लेंथ अगर आप फाइंड कर लोगे तो आप फाइंड कर लोगे डिस्टेंस। लेकिन अगर किसी ने आपको बोला कि आपको क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? A से B को ज्वाइन करने के लिए, A से B को ज्वाइन करने का जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये डेफिनेशन के जैसा है, आप डेफिनेशन नोट कर लो। ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं कुछ क्वेश्चन से आपको बताता हूं तो शायद ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखते हैं। वैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का खेल आपको समझ में आता होगा, आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको अच्छे से समझ में आता होगा। आई होप ऐसा हो कि आप कम से कम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते होंगे। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, ये एक सेमी सर्कुलर पाथ है, एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस है r। पार्टिकल a पॉइंट से, डायमीटर वाले पॉइंट से मूव करके दूसरे डायमीटर वाले पॉइंट b पर चला गया। पार्टिकल अगर a से b चला गया तो मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताना है। अब पार्टिकल अगर a से b इस तरह से मूव किया है तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ जो पार्टिकल ने कवर किया होगा। अब पार्टिकल a से b ऐसे चल के आया। अब अगर ये लेंथ, किसी तरह से ये लेंथ कैलकुलेट कर लूं तो वही तो डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरा सर्कल अगर मेरे को चलना होता था तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2 * पाई * r लिख देंगे। अब अगर पूरा सर्कल चलना होता तो 2 पाई r लेंथ मुझे कवर करना था। अगर मैं आधा ही सर्कल कवर करूं, मतलब यहां से यहां, ये आधा सर्कल हुआ है। अगर पूरे सर्कल का लेंथ 2 * पाई * r है, पेरीमीटर है, तो आधे सर्कल का लेंथ पाई * r लिखेंगे क्या? ये मेरे पास डिस्टेंस हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट, अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जानना है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब कंफ्यूजन क्या हो गया? सर पार्टिकल तो सेमी सर्कल में चला है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? पार्टिकल किसी भी पाथ में चले, पार्टिकल ऐसे चले, पार्टिकल ऐसे चले, पार्टिकल ऐसा चले, पार्टिकल ऐसा चले, किसी भी तरह के रास्ते में चले, डिस्प्लेसमेंट सारे के सारे केसेस का डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट।
अब स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहां से यहां की दूरी r, यहां से यहां की दूरी r, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ r। पार्टिकल जिस लेंथ में चलेगा उस लेंथ का अगर आपने एक्चुअल में वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो वो हो जाएगा डिस्टेंस, और अगर आपने क्या कर लिया शॉर्टेस्ट सेपरेशन कैलकुलेट कर लिया इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं, इस तरह से है, ये एंगल बोला गया 60 डिग्री का, ये r रेडियस बताया गया, और बोला गया पार्टिकल जो है वो a पॉइंट से b पॉइंट तक गया है। ऐसे पार्टिकल जो है वो a पॉइंट से b पॉइंट तक गया है, आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। स्क्रीन पॉज करेंगे और खुद से कोशिश करेंगे। डिस्टेंस का मतलब हो गया एक्चुअल पाथ जो पार्टिकल कवर करेगा उसका लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब अगर मैं बात करूं डिस्टेंस के बारे में, तो पार्टिकल यहां से चल के यहां से चल के यहां से चल के यहां पे आ गया। अब ये क्या हो गया, आर्क हो गया ना, a से b एक आर्क हो गया है। आर्क लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला ऐसा पढ़ा है सर हमने, थीटा अपॉन 2 पाई इनटू 2 पाई r, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है क्या, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई r, बिल्कुल सर ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है। 2 पाई से 2 पाई अगर आप गायब कर दोगे तो वो जो डिस्टेंस है ये 60 डिग्री, 60 डिग्री इसको आप क्या करना है रेडियंस में कन्वर्ट कर देना। 60 डिग्री को अगर मैं रेडियंस में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, r पाई अपॉन 3। फिजिक्स में हम एंगल्स को रेडियंस में रखते हैं, तो 60 डिग्री के प्लेस में पाई बाई 3 रख दोगे अगर, तो डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा r टाइम्स ऑफ पाई बाई 3। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे सर, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है, तो a से b को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, इस तरह से। ये रेड लाइन जो है वो a से b को मैंने ज्वाइन कर दिया। अभी ध्यान से देखते हैं, अगर मुझे a से b का लेंथ मिल जाए मतलब डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, तो हमने क्या देखा, ये यहां से यहां तक, मान लो ये o है, OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है मतलब OAB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। OAB अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट साइड्स के एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल x का है तो ये एंगल भी x का होगा क्या, इसका मतलब इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 60 का वैल्यू 180 लिख सकते हैं ना, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को यूज करके। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ट्वाइस ऑफ x का वैल्यू 120 आ रहा है, मतलब x 60 डिग्री आ जाएगा। अब x का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री, मतलब ये तो जो ट्रायंगल था वो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब यहां से यहां का जो लेंथ है r, a से b का लेंथ भी वही होगा क्या, तो इस क्वेश्चन का डिस्प्लेसमेंट है AB और इसका वैल्यू है r। सर मेरे को नहीं समझ में आई, बहुत ही आसान है भाई, निहायत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कांसेप्ट समझ में आता है तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। जब भी आपको कोई पूछे कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर देना, एक्चुअल पाथ लेंथ कैलकुलेट कर लेना। पूरा जो पार्टिकल ने लेंथ ट्रैवल किया उसका जो एक्चुअल लेंथ है वो कैलकुलेट कर लेना, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कर देना, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना और उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। सिंपलीफाई कर लोगे वो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा।